है, तो इसको जो टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे इसको हम फास्ट डिकपल मेथड कहते हैं। सो हियर इज द प्रीवियस इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म न्यूटन रॉप्सन मेथड की सूरत में। ये हमारे पास जैकोबियन मैट्रिक्स है, ये हमारे पास फेज एंगल्स और बस वोल्टेजेस डेल्टाज ऑफ फेज एंगल्स एंड डेल्टाज ऑफ बस वोल्टेजेस हैं, ठीक है, जो कि ये हम निकालते हैं और उसके बाद एक्चुअल बस वोल्टेज में हम ऐड करते हैं ये, तो नेक्स्ट उसका बेस्ट एस्टिमेट हमारे पास आ जाता है। तो ये जैकोबियन मैट्रिक्स है और ये हमारे पास डेल्टा पी टू डैश डैश डेल्टा पी एन, हमारे पास सिमिलरली डेल्टा क्यू टू से लेकर डेल्टा क्यू एन तक, ठीक है। तो इन सब के बारे में हमने बात की थी, कैसे हम ये वाला वेक्टर फाइंड कर सकते हैं और कैसे हम ये जैकोबियन मैट्रिक्स हम डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ याद रखने की है कि इसमें बहुत सारी रोज, ये एक P2 से लेकर N, अगर हमारे पास N+N बसेस हैं तो उसमें फर्स्ट बस होगी दैट विल बी द स्लैक बस, बाकी P2 से लेकर Pn तक इसने लिखा और Q2 से लेकर Qn तक लिखा है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हाउ मेनी बसेस आर लोड बसेस एंड हाउ मेनी बसेस आर वोल्टेज रेगुलेटेड बसेस। तो इसमें से बहुत सारी रोज और बहुत सारे कॉलम्स जो हैं ये यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। ये सारे मसलन अगर हमारे पास दो बसेस जनरेटर बसेस हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, और हमारे पास एक बस अगर हमारे पास है लोड बस है, तो यहाँ पे P2, P3 और P4 होंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमारे पास लोड बस के साथ Q2 होगा, वो वाला Q2 होगा, बाकी Q3, Q4 यहाँ पे मौजूद नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क यू आर गोइंग टू सॉल्व, इसमें से बहुत सारे रोज, ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म में बेसिकली उसने लिखा है, तो बहुत सारे रोज और कॉलम्स यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ठीक है। एनीवे, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको फिर इस मैट्रिक्स को हमने पार्टीशन किया है। यहाँ पे डेरिवेटिव्स हम लेते हैं, पी का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो फेज एंगल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे पावर जो है बस जो पावर्स हैं P2, P3, P4, उनका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेजेस, और यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा और विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेजेस। तो चार हमने पार्टीशन की है। तो इसको हमने J1 का नाम दिया, इसको J2 का नाम दिया, इसको J3 का नाम दिया, इसको J4 का नाम दिया है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि इन ये जो सॉल्यूशन है इसमें ये जो मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल अगर ये हमें पता चल जाती है और ये वाला वेक्टर भी हमें पता होता, तो इसका हम इन्वर्स लेते हैं और उसके बाद फिर हम ये डेल्टाज हम निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी तरीके से इस मैट्रिक्स का इन्वर्शन जो है ये कंप्यूटेशनली वेरी एक्सपेंसिव है और उसमें से बहुत सारी टर्म्स हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स हमें यहाँ कैलकुलेट करने पड़ते हैं। यहाँ पे भी देखें ये सारा ये सारी मैट्रिक्स पहले आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स, हर स्टेप पे आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स एस्टिमेट करने पड़ेंगे और फिर इस मैट्रिक्स में रखने पड़ेंगे और फिर इस मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना पड़ेगा बेसिकली टू गेट दिस ये वाला वेक्टर हासिल करने के लिए। फिर इस वेक्टर को जो प्रीवियस इटरेशन में जो वैल्यूज आई थी उसमें इस वेक्टर को हम ऐड करेंगे तो नेक्स्ट बेस्ट एस्टिमेट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो क्या इसको हम किसी तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम कंप्यूटेशंस को लेस हम कर सकते हैं, इसको हम फास्ट कर सकते हैं, यस, ठीक है। और वो कैसे करते हैं बेसिकली, एक चीज़ तो ये याद रखें, ट्रांसमिशन लाइन में जनरली जो उसकी रिएक्टेंस होती दैट इज़ वेरी लार्ज एक्स और आर रेशो। इसका मतलब उसकी रिएक्टेंस हाई है और उसकी रेजिस्टेंस क्या है, ट्रांसमिशन लाइंस की कम होती है, उसकी रिएक्टेंस ज़्यादा होती है। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती जो जनरली ट्रांसमिशन लाइंस में सेटिस्फाई होती है, तो उसमें P है, डेल्टा P है, P में जो चेंज है, पावर में जो चेंज होती है वो लेस सेंसिटिव टू चेंजेस इन द वोल्टेज मैग्नीट्यूड। अगर किसी बस की वोल्टेज में अगर थोड़ा सा मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाए तो पावर में जो चेंज होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, इट इज़ लेस सेंसिटिव, ठीक है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बस की वोल्टेज में थोड़ी बहुत कुछ कमी ज्यादती हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए, तो रियल पावर जो है उसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं आती है, ठीक है। तो रियल पावर में चेंज कब आती है, जब बस का जो डेल्टा है, फेज एंगल है, वोल्टेज का फेज एंगल है, अगर उसमें चेंज ले आए तो फिर इसमें ज़्यादा चेंज आती है। यानी ये आप ये समझ लें कि जो पावर में जो चेंज है
इट इज मोर सेंसिटिव टू चेंजेस इन वोल्टेज के फेज एंगल पे ज्यादा डिपेंड करता है, उसके मैग्नीट्यूड पे बहुत कम डिपेंड करता है। डिड यू गेट माय पॉइंट? इसी तरीके से जो Q है, एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज, Q जो है वो डेल्टा पे कम डिपेंड करता है और Q जो है उस पर ज्यादा डिपेंड करता है, जो वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है, रिएक्टिव पावर जो है, लेस सेंसिटिव टू चेंजेस इन द एंगल एंड आर मेनली डिपेंडेंट अपॉन द चेंजेस इन द वोल्टेज मैग्नीट्यूड। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, जो कि ट्रांसमिशन लाइंस की, पावर ट्रांसमिशन लाइंस भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है, अगर ये कंडीशन हो, पी की डिपेंडेंसी इस पे नहीं है, बहुत कम है वी के मैग्नीट्यूड पे, और क्यू की डिपेंडेंसी, रिएक्टिव पावर की डिपेंडेंसी जो है वो डेल्टा पे बहुत कम है, पी की डिपेंडेंसी है जो है वी पे बहुत कम है, अगर वो वाली सिचुएशन हो जाए तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जे, जो J2 मैट्रिक्स है वो जीरो होगी, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स, पावर का डेरिवेटिव किस पे लेते हैं हम? पावर का डेरिवेटिव लेते हैं हम वोल्टेज पे लेते हैं। क्योंकि ये जो वोल्टेज है, जो पावर है, ये आप समझ लें, आसानी के लिए आप कह सकते हैं कि ये अगरचे वी इस पे डिपेंड करती है, लेकिन इसकी डिपेंडेंसी बहुत कम है। तो आप ये समझ लें कि वोल्टेज में चेंज होती तो इस पावर में कोई चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव जब ये चेंज नहीं होता है, ये डेरिवेटिव्स ले रहे हैं ना, एक कांस्टेंट है, अगर कोई फंक्शन नहीं है, एक वेरिएबल है, वो मसलन फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है एफ है, ये अगर टी पे डिपेंड नहीं करता है, तो एफ का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव ले लो तो हमारे पास क्या आता है? जीरो आता है। क्योंकि पीज जो है, रियल पावर है, इसकी डिपेंडेंसी वीज पे बहुत कम है, या आप समझ लें कि नहीं है, फॉर एग्जांपल, फॉर द सिंपलिसिटी, टू मेक द थिंग्स वेरी सिंपल, तो इसका मतलब है कि ये वाले सारे डेरिवेटिव्स क्या होंगे? जीरो हो जाएंगे। एक तो ये चीज हो गई। इसी तरीके से हमने कहा कि क्यू की जो डिपेंडेंसी है, रिएक्टिव पावर की जो डिपेंडेंसी है, वो वोल्टेज पे तो डिपेंड करता है, लेकिन डेल्टा, अगर फेज एंगल को अगर हम चेंज करें, बस इसके वोल्टेजेस के फेज एंगल को अगर हम चेंज करें, तो क्यू में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आती। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि Q में जो चेंज है, फेज एंगल्स में अगर चेंज आ जाए, तो Q में जो चेंज है उसका डेरिवेटिव जो है वो जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है, इसका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दो हमारे पास क्या है? जीरो है। जब इसको भी, इस J2 को भी जीरो कर दूं और J3 को भी जीरो कर दूं, तो फिर हमारे पास डेल्टा P जो है ये डिकपल हो जाती है। रियल पावर अगर एज इट इज मैट्रिक्स में रखता हूं, ठीक है, तो उसके मुकाबले में जब मैं इसको और इसको जीरो करता हूं, तो डेल्टा पी जो है वो सिर्फ J1 इंटू डेल्टा 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 के बराबर है, और डेल्टा क्यू किसके बराबर है? इट विल बी इज इक्वल टू J4 इंटू डेल्टा वी के बराबर होगा। अदरवाइज डेल्टा क्यू किसके बराबर होता? ये डेल्टा क्यू इस पे भी डिपेंड करता और डेल्टा वी पे भी डिपेंड करता, क्योंकि J3 इंटू डेल्टा दिस प्लस J4 इंटू डेल्टा दिस, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों जीरो हो, तो ये बेसिकली ये जो दो, इसको फिर हमने डिकपल्ड इक्वेशन इसके फॉर्म में हमने लिख दिया। देखिए, डेल्टा पी को हमने ये वाला सेट ऑफ इक्वेशन लिखी और डेल्टा क्यू को हमने ये लिख दिया। तो इसके मुकाबले में, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के मुकाबले में, फिर इसको सॉल्व करना हमारे पास क्या है? बहुत ज्यादा आसान है। डिकपल्ड इक्वेशंस कंसिडरेबली लेस टाइम टू सॉल्व इट। तो पहले तो आप ये समझ लें, इन दोनों को हमने जीरो कर दिया। क्यों जीरो कर दिया? क्योंकि पी की डिपेंडेंसी डेल्टा वी पे बहुत कम है, बस वोल्टेज पे बहुत कम है, और क्यू की डिपेंडेंसी जो है वो फेज एंगल पे, बस के वोल्टेजेस के फेज एंगल्स पे बहुत कम है। तो ये इसको और इसको मैंने जीरो कर दिया, तो वहां से मेरे पास डिकपल्ड सेट ऑफ इक्वेशंस आ जाएंगी। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? देखें, J1 जो है, ये वाला जो J है, J1, अब इसको तो हमने जीरो कर दिया। अब ये J1 और J4, इसमें भी क्या कोई मैं सिंप्लीफिकेशन इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ? यस। J1 की जो इक्वेशन है, J1 को हमने दो फॉर्म्स, ये जो J1 है ये भी इटसेल्फ ए मैट्रिक्स, जैसा कि यहाँ J1 है, ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अगर डायगोनल एलिमेंट्स के लिए हमने, इफ यू रिमेंबर, इक्वेशन लिखी थी, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के लिए हमने अलग इक्वेशन लिखी थी। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए इक्वेशन मेरे पास इस तरह की थी। ये वाली इक्वेशन है, इक्वेशन 6.55 जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, वो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई।
ठीक है, इस इक्वेशन को अगर प्रीवियस स्लाइड्स को अगर आप देखें तो इस इक्वेशन में ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नथिंग बट क्यू आई के बराबर है। ठीक है, क्यू आई के बराबर है ये वाला पार्ट। ठीक है, आई बस की जो रिएक्टिव पावर उसमें जो इंजेक्ट हो रही उसके बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को एक तरीके तो ये कि मैं ये सारी जो है ये सॉल्व करूं अगर, लेकिन क्यू आई मुझे पता है तो इस सब की जगह फिर मैं क्यू आई पुट कर सकता हूं फॉर इंस्टेंस। ठीक है, या क्यू आई मुझे पता है तो फिर ये सारी चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत है, इसको डायरेक्ट मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। एनीवे, सो दिस टर्म, फर्स्ट टर्म इन दिस इक्वेशन, इट इज नथिंग बट क्यू आई माइनस क्यू आई के बराबर है। सो इसको फर्स्ट टर्म को मैंने इससे रिप्लेस किया, तो इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। लेकिन इसमें से फिर ये वाली जो टर्म है वाई आई आई, वाई कैपिटल वाई आई आई, ये आपको पता है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। ठीक है, बस एडमिटेंस मैट्रिक्स, इसके बारे में हमने बात की थी, उसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं। ये डायगोनल एलिमेंट्स है बस एडमिटेंस मैट्रिक्स के। बस एडमिटेंस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का मैग्नीट्यूड है बेसिकली। मैग्नीट्यूड को जब उस बस एडमिटेंस मैट्रिक्स का, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड ये है और उसका फेज एंगल ये है, डेल्टा आई आई है। जो बस एडमिटेंस मैट्रिक्स है उसकी डायगोनल एलिमेंट आई आई जो है उसका मैग्नीट्यूड वाई आई आई है, ये वाला है, और उसका फेज, उसका एंगल कितना है, कम्प्लेक्स नंबर है, उसका एंगल डेल्टा वाई आई आई है। ठीक है, जब हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हो, उसका एंगल पता हो, उसका मैग्नीट्यूड पता हो, तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट हो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। मसलन x प्लस जे वाई है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, या उसका मैग्नीट्यूड होगा, और उसका फेज एंगल किसके बराबर होगा, टेंजेंट इनवर्स y डिवाइड बाई x होगा। ठीक है, और इसको अगर मैं दोबारा कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में x प्लस जे आई की सूरत में लिखना चाहूँ तो क्या करूंगा, इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा हम लिखते हैं, इफ यू रिमेंबर, रिकॉल दैट थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सेम थिंग, ये वाई 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 आई आई कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड ये है और उसका फेज एंगल थीटा आई आई है। तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट, बेसिकली दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, जो कम्प्लेक्स वाई जो बस एडमिटेंस मैट्रिक्स है उसका डायगोनल एलिमेंट आई आई है, उसका इमेजिनरी पार्ट जो है ना वो बेसिकली वाई आई आई साइन, अगर उसका एंगल मुझे पता है और उसका मैग्नीट्यूड पता है तो उसका इमेजिनरी पार्ट जो है, रियल पार्ट हो, हर कम्प्लेक्स नंबर का एक रियल पार्ट होता है और हर कम्प्लेक्स नंबर का एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इमेजिनरी पार्ट बेसिकली ये है, और इमेजिनरी पार्ट को बेसिकली मैंने रिप्लेस किया है सिंप्लीफिकेशन के लिए, सारी टर्म्स को साथ लेके चलने के बजाय उसको मैंने बीटा आई आई कहा है। बीटा आई आई का मतलब ये है कि ये बेसिकली क्या चीज है, बस एडमिटेंस मैट्रिक्स है, उसका आई आईथ डायगोनल एलिमेंट है, उसका इमेजिनरी पार्ट है, दैट इज बेसिकली बी आई आई, इसको ससेप्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, एडमिटेंस है, एडमिटेंस का जो रियल पार्ट है उसको कंडक्टेंस कहते हैं, और उसका जो रिएक्टिव पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं हम, उसको, उसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको ससेप्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो टर्म है पार्शियल पी आई डिवाइड बाय पार्शियल आई आई, ये वाली जो टर्म है पार्शियल पी टू डिवाइड बाय पार्शियल डेल्टा टू, और पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रेस्पेक्ट टू ये जो डेल्टाज जो हैं, जो फेज एंगल्स जो है उसके रिस्पेक्ट से, ये वाली टर्म, इस ये डायगोनल एलिमेंट्स उसके जनरलाइज्ड टर्म बेसिकली मैंने ये लिखी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बड़ी एक सिंपल सी चीज बन गई। तो ये वाली जो टर्म होगी P2 जो है, ये वाला डेरिवेटिव है, दिस डेरिवेटिव इज नथिंग बट Q2 माइनस, डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है, डेरिवेटिव इज नथिंग बट माइनस QI माइनस VI, उस बस की वोल्टेज का स्क्वायर ले लें और उस बस की जो एडमिटेंस मैट्रिक्स है उसके इमेजिनरी पार्ट को उस बस के वोल्टेज के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें और उसके नेगेटिव वैल्यू को ऐड कर दें, उस बस की जो रिएक्टिव पावर है इंजेक्ट हो रही है उसके नेगेटिव वैल्यू के साथ ऐड कर दें, तो बेसिकली ये डेरिवेटिव आता है, ये वाली बस आई की जो डेरिवेटिव है ये वाला डेरिवेटिव आएगा। लेकिन इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली दिस इज द, ये हमारे पास जनरली दिस फैक्टर बी आई आई इज वेरी लार्ज देन क्यू आई। ठीक है, तो इसलिए एक और चीज है, एक तो ये चीज हो गई कि ये वाला जो नंबर है, दिस नंबर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दिस नंबर, तो
इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर को हम, इस क्यू आई को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्यू आई को निगलेक्ट करेंगे तो ये डेरिवेटिव इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस वी आई स्क्वायर बी आई आई के बराबर हो जाएगा। एक और चीज, वी आई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वी आई, बस वोल्टेज है, बस वोल्टेज का स्क्वायर जो है उस बस अप्रोक्सीमेटली बस वोल्टेज के बराबर होता है। अगर इसको हम एक्चुअल बस वोल्टेज ले लें, मसलन 300 केवी की वोल्टेज है, उसका स्क्वायर ले लें तो दैट इज नॉट इक्वल टू 300 केवी, ये बात तो गलत हो गई। लेकिन यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं पर यूनिट में, और बस की वोल्टेज क्या है पर यूनिट में 0.99 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। 0.99 का स्क्वायर ले लें, स्क्वायर ले लेंगे तो क्या आएगा, इट माइट बी 0.98, फॉर एग्जांपल 0.9 है, 0.9 का स्क्वायर लेते तो क्या आता है, 0.81 आता है, ठीक है। 0.99 का स्क्वायर ले लें तो ये 0.98 आएगा, मे बी 0.97 आ जाएगा। तो यानी ये तकरीबन आप समझ लें पर यूनिट में बस की जो वोल्टेज है उसका स्क्वायर लेता हूं तो पर यूनिट में तकरीबन उसके बराबर आ जाती। तो इसका मतलब ये हुआ, ये वी आई स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकता हूं वी आई से, और क्यू आई को मैं निगलेक्ट कर सकता हूं। जब ये निगलेक्ट करूंगा तो ये देखें मेरे पास एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन आ गई डेरिवेटिव की, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं। डायगोनल एलिमेंट पी आई, ये डेरिवेटिव है, ये वाला डेरिवेटिव, क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन जे वन और जे फोर में, और जे वन बेसिकली ये है। तो ये चीज किसके बराबर है, ये चीज मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज सिंपली दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैव। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये P2, अगर मैं ये वाला डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये सिंपली किसके बराबर होगा, माइनस इनटू V2, ये V2 इस बस की वोल्टेज, बस 2 की वोल्टेज, मल्टीप्लाइड बाय जो बस 2 की जो ससेप्टेंस है, ठीक है, बस एडमिटेंस मैट्रिक्स का मैं जो उसका डायगोनल का जो सेकंड एलिमेंट है उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसको उस बस के वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। और इसका थर्ड एलिमेंट किसके बराबर होगा, बस 3 की जो वोल्टेज है उसको मल्टीप्लाई करें बस 3 की जो एडमिटेंस मैट्रिक्स है उसका जो डायगोनल एलिमेंट है थर्ड, उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उससे मल्टीप्लाई करो तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, डैश 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 डैश। इज इट क्लियर? सो इट्स वेरी सिंपल इक्वेशन दैट आई हैव गॉट, ठीक है, टू फाइंड these पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव इज नथिंग बट सिंपली उस बस की वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय ससेप्टेंस जो है डायगोनल एलिमेंट बस आई जो है, उस बस आई का जो ससेप्टेंस है दैट इज द एडमिटेंस है, उसका सेल्फ एडमिटेंस है, उसका इमेजिनरी पार्ट, उसको उस बस की वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करें और नेगेटिव कर दें, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ये चीज आता है। एक तो ये चीज हो गई, बड़ी जबरदस्त चीज हो गई, ठीक है। अदरवाइज इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन। इस इक्वेशन में ये सारे एलिमेंट्स पुट करते हैं और जैसा कि न्यूटन रैप्सन मेथड में हमने किया है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, पी आई आई डेल्टा आई हम निकालते थे। तो उस सारी चीजों को हमने एक सिंपल एक अप्रोक्सीमेशंस की मदद से हमने सिंपल इससे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। उस बस की वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय उस बस की जो सेल्फ एडमिटेंस है उसका जो इमेजिनरी पार्ट को उस बस की वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करें और नेगेटिव साइन रखें तो बेसिकली ये वाला डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम आते हैं उसकी तरफ, किसकी तरफ आते हैं, हम आते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। हम J2 J1 की बात करें तो J1 बेसिकली ये चीज है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स की इक्वेशन तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, तो एनीवे तो उसको आप जरा इक्वेशन को देखें तो उसमें एक आपको एक चीज नजर आएगी। मसलन इसमें देखें बसेस की जो उसमें उस इक्वेशन को अगर आप देखें, इक्वेशन 6.56 है ऑफ डायगोनल की, यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी नहीं तो इस वजह से, लेकिन एनीवे आप जरा जाके इक्वेशन देखें तो उसमें जो टर्म इस्तेमाल होती है, उसमें एंगल्स जो इस्तेमाल होते हैं थीटा आई आई माइनस थीटा आई प्लस थीटा जे वाली टर्म भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। लेकिन इसमें थीटा आई क्या, ये थीटा आई आई क्या चीज है, ये तो बेसिकली जो एडमिटेंस है उसका एंगल है, कॉम्प्लेक्स नंबर है,
एडमिटेंस उसका एंगल है, और ये क्या है, बस आई की फेज एंगल है वोल्टेज का, और ये क्या चीज है, बस जे की वोल्टेज का फेज एंगल है। ठीक है, और बसेस के जो फेज एंगल्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है, इसको फिर मैं लिख सकता हूँ थीटा आई आई प्लस ब्रैकेट में थीटा जे माइनस थीटा आई लिख सकता हूँ। इसको, इस टर्म को लिख सकते हो थीटा आई आई माइनस ब्रैकेट में थीटा जे माइनस थीटा आई लिख सकता हूँ। सो थीटा जे माइनस थीटा आई, इन दोनों के दरमियान आमतौर पर बसेस की जो वोल्टेजेस जो होती उनके फेज एंगल्स के दरमियान डिफरेंस इज क्वाइट स्मॉल, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो नंबर है, दिस नंबर इज थीटा जे माइनस थीटा आई इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो इसका मतलब है थीटा आई आई माइनस ए वेरी स्मॉल नंबर दैट इज इक्वल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा आई आई। एक बड़ा जबरदस्त काम हो गया। तो इसका मतलब हुआ जिस तरह ये एक इक्वेशन थी, इस तरह एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन थी। वो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन, फिर उस इक्वेशन को अगर आप वहां जाके प्रीवियस स्लाइड्स में देखें तो वो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन एक सिंपल इक्वेशन बन गई है। वो सिंपल इक्वेशन क्या बन गई है, माइनस वी आई थीटा जे बी आई जे। ये ऑफ डायगोनल, ये क्या चीज है, ये ससेप्टेंस है किस चीज की, ऑफ डायगोनल आई जे। ठीक है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स की ससेप्टेंस है। कौन सी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास बस एडमिटेंस मैट्रिक्स है। ठीक है, सो थीटा वी आई इंटू थीटा जे, चूंकि ये वैल्यूज भी जो होती है ये दीज आर वेरी नियर टू वन, वन से बहुत ज्यादा डिविएट नहीं करती, तो अप्रॉक्सीमेशन के लिए हम वी जे को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वन के बराबर पुट करते हैं। तो ये फिर हमारे पास आती है जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं इस जे मैट्रिक्स के, जे वन मैट्रिक्स यहाँ पे जो है, जो कि यहाँ पे ये वाली सब मैट्रिक्स है, उसके जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं दोज आर नथिंग बट सिंपली क्या चीज है, उस बस की पी आई आइथ बस जो है उसकी वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय आइथ और जेथ बस है, उन दोनों के दरमियान जो एडमिटेंस है उसका जो इमेजिनरी पार्ट है बेसिकली। ठीक है, उसको फिर हम वी आई के साथ हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो उसके विद माइनस साइन, तो ये हमारे पास बेसिकली उसको थोड़ा सा आपने ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बी आई जे और बी आई जे को हमने कैपिटल वाई आई आई के से लिखा था, और कैपिटल वाई आई आई इफ यू रिमेंबर दैट वाज इक्वल टू माइनस स्मॉल वाई आई आई, और कैपिटल वाई आई जे वाज इक्वल टू माइनस स्मॉल वाई आई जे के बराबर था, और समथिंग लाइक दिस। तो ये इक्वेशंस के जो साइंस हैं उनको थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर्स को थोड़ा सा दोबारा निकाल के देखें तो वहां से आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। एनीवे, सो these are the off diagonal elements, these are the off diagonal। ये देखिए इट्स वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, सिंपली जो ith बस जो है उसकी वोल्टेज ले लें और उसकी ससेप्टेंस, और आई जे बस इसके दरमियान जो ससेप्टेंस है उसको आप उस बस के ith बस की वोल्टेज के साथ देखें, इसका डेरिवेटिव जे के लिहाज से लेते हैं ना, जे बस की जो ith बस की जो पावर है पी आई, उसको जे बस की जो कौन सी है, क्या चीज है, ये वोल्टेज का फेज एंगल है, उसके लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे ये बी आई जे है बेसिकली, उसको बस आई की वोल्टेज के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स, इट्स वेरी वेरी सिंपल नाउ टू फाइंड दिस जे मैट्रिक्स, जे वन मैट्रिक्स बेसिकली। ये जो जे वन मैट्रिक्स है ये निकालना इट्स वेरी वेरी ट्रिवियल, ये वाली मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली जो मैट्रिक्स है J4, इसको तो हमने ऑलरेडी जीरो कर दिया था, J4 को भी इसी तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, पार्शियल क्यू आई, और इसमें डेरिवेटिव्स किसके लिहाज से, इसमें डेरिवेटिव्स v के लिहाज से है। ठीक है, सो एक तो हमारे पास इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन को भी हम इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ये वाली जो टर्म है उसको हम क्यू आई लिख सकते हैं जैसा कि पीछे हमने किया था। इसी तरीके से यहाँ पे भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज बन गई। ठीक है, ये चीज बन गई, और उसके बाद फिर लाइक वाइज यहां से हम माइनस वी आई बी आई जे, ये चीज बन गई। ये देखें, ये भी वेरी सिंपल इक्वेशंस दैट वी हैव। जब ये इक्वेशंस हमारे पास आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास क्या चीज है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आप ये देख लें। हाँ, इसको चलें, इसको फिर हम ये कर देते हैं, इसको फिर जितनी भी इक्वेशंस आई हैं, ये वाली टर्म जब हमारे पास आ जाएगी, ये वाली सारी टर्म्स, ये देखें
ये J2 है बेसिकली, J1 और J4 है, ठीक है। इसके J1 के सारे और J1 ये देखें डिकपल हो गई। एक हमारे पास इक्वेशन ये है, ये J1 पे डिपेंड करती है, और J1 के एलिमेंट्स जो हैं, ये वाली जो J1 है, इसके एलिमेंट्स हम कहाँ से निकाल सकते हैं? इस और इस इक्वेशन की मदद से हम ये एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन की मदद से। और J4 के एलिमेंट्स हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की मदद से, ठीक है। और उसमें फिर उसने ये काम किया है कि इसमें जब हम लिखते हैं तो बेसिकली इक्वेशंस को मैं थोड़ी देर के बाद आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा इसमें इसने नोटेशन में किताब वाले ने थोड़ी सी गड़बड़ की है, ठीक है। तो एनीवे ये थोड़ी देर के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे नोटेशन, ये वाली नोटेशन उसने सही नहीं लिखी है। ये बेसिकली जो P2 है उसके नीचे हमारे पास V2 होगा। पहले ये वाली जो इक्वेशन है, ये जो है थोड़ी देर के बाद मैं एक इस इक्वेशन को लिख के मैं बता देता हूँ, वहां से आपको समझ आएगी। फॉरगेट अबाउट फॉर द टाइम बिंग। एनीवे, सो इन इक्वेशंस को थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो बेसिकली हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। और इसमें डेल्टा देखें, इसमें डेल्टा इस बी डैश का इनवर्स है और बी डैश डैश का इनवर्स है। और बी डैश और बी डैश डैश बेसिकली किस पे डिपेंड करते हैं? ये बी आई आई और बी आई जेस पे डिपेंड करते हैं। बी आई आई और बी आई जेस क्या है? वो कांस्टेंट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनवर्स हम शुरू में निकाल सकते हैं। यहां पे हम क्या करते थे न्यूटन रॉप्सन मेथड में? हर स्टेप पे इनवर्स हमें निकालना पड़ता था। नई वैल्यू आती थी, उसको फिर हम पुट करते थे डेरिवेटिव्स में, दोबारा नई वैल्यूज निकालते थे, फिर इनवर्स लेते थे। लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं है। यहाँ पे ये कांस्टेंट्स हैं बेसिकली, इनको शुरू में हम निकालते हैं। निकालने के बाद फिर हम क्या करते हैं, डेल्टा पी जो है उसको डेल्टा वी, यहाँ पे ये उसने टू सम एक्सटेंट इसको उसने ठीक लिखा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि डेल्टा पी क्या चीज है? डेल्टा P2 डेल्टा P3 ये एक वेक्टर है, डेल्टा P2 डेल्टा P3 डेल्टा P4 डैश डैश डेल्टा Pn। और ये डेल्टा V जो नीचे लिखा है, इसका मतलब ये है, इसको इस तरीके से समझ लें, डेल्टा P2 को डेल्टा P2 को डेल्टा V2 से डिवाइड करते हैं, डेल्टा P2 को बस उस बस की वोल्टेज से डिवाइड करते हैं, डेल्टा P3 को P3 बस की वोल्टेज से डिवाइड करते हैं, डेल्टा P4 को P4 की बस की वोल्टेज से डिवाइड करते हैं। बेसिकली ये चीज है, ये नोटेशंस थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं यहाँ से लिखूं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। चले अभी थोड़ी देर के बाद हम देख लेते हैं। मैंने हाथ से एक दो इक्वेशंस लिखी, एग्जाम्पल लिखी है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये चीज भी हमें पता है। तो एक्चुअली बेसिकली हमने क्या चीज निकाला? हमने बेसिकली ये चीज निकालनी। तो ये चीज किसके बराबर है? स्केजुअल्ड पावर माइनस एस्टिमेटेड पावर। एस्टिमेटेड पावर हम कहां से निकालते हैं? जो हमारे पास एस्टिमेटेड पावर की हमारे पास इक्वेशंस प्रीवियस स्लाइड्स में आप देखें तो पावर की हमारे पास इक्वेशंस हमें पता हैं। उनमें हम क्या करते हैं, जो V और डेल्टा की जो वैल्यूज हमने एस्टिमेट की वो पुट करते हैं, वहां से फिर हम बेसिकली डेल्टा P हम निकालते हैं। डेल्टा P को उस बस की वोल्टेजेस से, डेल्टा P's को उनके रिस्पेक्टिव बसेस की वोल्टेजेस से हम डिवाइड करेंगे। ये वेक्टर ऑलरेडी हमें, ये इनवर्स ऑलरेडी हमने शुरू करते वक्त ये हमने इनवर्स निकाल के रखा था, उससे फिर हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये डेल्टाज हमें निकलेंगे। इसको फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर ये वाले जो डेल्टाज हैं इसमें हम फिर ऐड करेंगे, इन डेल्टाज में ऐड करेंगे। करने के बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट एस्टिमेट आ जाएगा। और इस प्रोसीजर को जैसा कि हमने प्रीवियस हम करते रहे उस तरीके से हम करते रहेंगे, हल करते रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, फास्ट डिकपल्ड पावर फ्लो सॉल्यूशन रिक्वायर्स मोर इटरेशंस, नंबर ऑफ इटरेशंस, क्योंकि बहुत सारी अप्रॉक्सीमेशंस हमने की हैं तो नंबर ऑफ इटरेशंस तो बढ़ जाती हैं। देन द न्यूटन रॉप्सन मेथड बट रिक्वायर्स कंसीडरेबली लेस टाइम पर इटरेशन। यहाँ पे हर इटरेशन पे हम क्या करते थे, वी वुड टेक द इनवर्स ऑफ दिस। लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, इनवर्स नहीं ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सिंपली ये चीज ऑलरेडी हमने, ये कांस्टेंट, ये मैट्रिक्स कांस्टेंट, ये मैट्रिक्स कांस्टेंट, इनका इनवर्स शुरू में हमने लेके निकाल के रखा हुआ है, तो उसी को फिर हम बार बार उसी को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन न्यूटन रॉप्सन मेथड में क्या करते थे, पहले जो नेक्स्ट एस्टिमेट था, जो इटरेशन में जो एस्टिमेटेड वैल्यू आई थी, उसको इस मैट्रिक्स के डिफरेंट एलिमेंट्स हम ये फाइंड करते थे बाकायदे इन इक्वेशंस में पुट करके। इन इक्वेशंस में पुट करके हम ये सारी टर्म्स हम कैलकुलेट करते थे, फिर हम उसका इनवर्स लेते थे, इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर ये वेक्टर फाइंड करते थे। लेकिन ये वाला वेक्टर अब हम फाइंड करते हैं कैसे? ये वाला वेक्टर सिंपली हम कैसे करते हैं, इट्स वेरी सिंपल।
ये वाली मैट्रिक्स क्योंकि कांस्टेंट है तो शुरू में ही हमने निकाल के एक मरतबा निकाल के रख दिया, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। ये मैट्रिक्स शुरू में एक मरतबा निकालने का, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली हमने ये वाला वेक्टर जो है, इस वेक्टर को हम क्या करते हैं, ये वेक्टर हमें फाइंड करना पड़ता है, उसको फिर रिस्पेक्टिव बस वोल्टेज से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। और ये वाली जो मैट्रिक्स शुरू में हमने निकाल के रखी है, ये वाली मैट्रिक्स, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स जो शुरू में हम निकाल के रखी है, उससे सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते हो, ये डेल्टा और डेल्टा वी निकालते हैं, ठीक है। और उससे फिर हम इटरेशंस को आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो इसका मतलब है ये बड़ा फास्ट है, वेरी फास्ट, लेस टाइम, कंसिडरेबली लेस टाइम पर इटरेशन, एंड ए पावर फ्लो सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड वेरी रैपिडली, ठीक है। तो फिर हमारा वही वाला पुराना प्रॉब्लम है, इसमें ये देखें, ऑब्टेन पावर सॉल्यूशन फॉर द फास्ट डिकपल मेथड, वही जो 2 बस वाला सिस्टम था, ठीक है। इसमें हमारे पास लोड बस है 400 मेगावाट और 250 मेगावार है। इसके लिए V2 और डेल्टा 2 हमने फाइंड करना है। ये स्लैक बस है, ये हमारे पास जनरेटर बस है, इसके लिए इसका डेल्टा, बेसिकली इसका डेल्टा हमें पता करना है, इसका फेज एंगल और वोल्टेज, बस वोल्टेज और उसका फेज एंगल हमने पता करना है, ठीक है। अगर मैं ये इक्वेशंस इस्तेमाल करूं, ठीक है, तो अगर मैं प्रीवियस दोबारा वापस चला जाता हूं, तो इस इक्वेशन पे चला जाता हूं, तो ये देखें बेसिकली मैंने ये वाला J1 और J4 निकालना है। तो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो J1 किसके बराबर है, J1 बेसिकली ये है पार्शियल P2 डिवाइड बाय पार्शियल डेल्टा 2। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास कौन कौन सी वोल्टेज पावर्स हैं, P2 और P3 हैं, इसकी पावर और इसकी पावर, पार्शियल P2 डिवाइड बाय पार्शियल डेल्टा 2 और पार्शियल P3 डिवाइड बाय पार्शियल जो है हमारे पास क्या होगा, पार्शियल P2 डिवाइड बाय पार्शियल डेल्टा 2 और पार्शियल P3 डिवाइड बाय पार्शियल डेल्टा 3, और Q2 पार्शियल Q2 डिवाइड बाय पार्शियल V2, Q3 नहीं, Q जो हमें पता है उनके लिहाज से हम क्या लेते हैं, Q2 के लिहाज से हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो एनीवे, तो ये हमारे पास इक्वेशंस है बेसिकली। ये हमारे पास पार्शियल P2 डिवाइड बाय पार्शियल डेल्टा 2 किसके बराबर है, माइनस V2 मल्टीप्लाइड बाई B22, फिलहाल मैं B22 के फॉर्म में ही लिखता हूं, ठीक है। डेल्टा P2 किसके बराबर है, ये इक्वेशंस हमने पहले भी ड्राइव की है, माइनस V2 इंटू B22 इंटू किसके बराबर होगा, डेल्टा 2 माइनस V2, ये एक इक्वेशन आ गई, माइनस V2 इंटू B23 इंटू डेल्टा 3, यहां से B23 यहां से आ गया, फ्रॉम दिस इक्वेशन बेसिकली, ये वाली इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन की मदद से ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट यहां से आएगा, ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट्स यहां से आएंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन, ये हमारे पास ये बेसिकली है, दिस इज, ये हमारे पास क्या है, P2 का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा 2 है, और ये P2 का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा 3, और यहाँ पे मैंने डेल्टा 2 से मल्टीप्लाई किया डेल्टा 3 से। इस मैट्रिक्स को अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, डेल्टा P2 किसके बराबर होगा, दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, प्लस उसके बाद अगला जो फैक्टर है मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, ये वाला एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने इक्वेशन के फॉर्म में ही लिखा है, ठीक है। तो इसमें से V2 को अगर मैं यहां से उठा के यहाँ पे लिखूं तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से P3 के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, P3 को मैं डायरेक्ट में यहाँ पे लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसको लिखने के लिए ये वाली इक्वेशन बेसिकली ये बन जाएगी मेरी। यहाँ पे मैंने आप लोगों को इक्वेशन बताया था ना, ये इक्वेशन ये वाली बन जाएगी। इसका मतलब ये हो गया डेल्टा P2 डिवाइड बाय उस बस की वोल्टेज और डेल्टा P3 डिवाइड बाय उस बस की वोल्टेज माइनस, और यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है, ये सिंपली B22, B23, B32 और B33, ये कहाँ से, ये ससेप्टेंसेस हैं, जो बस एडमिटेंस मैट्रिक्स है वहां से हमें मिल जाएगी। ये वेक्टर हमें ऑलरेडी पता है, ये मैट्रिक्स हमें ऑलरेडी पता है, तो ये चीज मैंने कैलकुलेट करनी है। तो ये बड़ा सिंपल है, ये देखें, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू फाइंड दिस थिंग, ये वेक्टर और ये वेक्टर हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये चीज हमें पता है, तो ये वाला वेक्टर फिर हमारे पास आ जाएगा। प्रीवियसली क्या हो रहा था, एक तो हमें ये चीज फाइंड करनी पड़ती थी और फिर ये वाली सारी टर्म्स हमें कैलकुलेट करनी पड़ती थी। वहां पे साइन की टर्म्स थी, वहां पे कॉस की टर्म्स थी, इफ यू रिमेंबर, वहां पे V1 और V2 के प्रोडक्ट्स थे, वेरी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स।
फॉर एन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स थी, उनमें पुट करने होते थे, फिर वहां से ये मैट्रिक्स हम निकालते, फिर इस मैट्रिक्स को दूसरी साइड पे ले जाके इन्वर्स लेते, फिर ये चीज हमारे पास आ जाती, ठीक है। उसको फिर हम V2 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 के साथ ऐड करके नेक्स्ट एस्टिमेट हम कैलकुलेट करते, फिर नई वैल्यूज कैलकुलेट करके ये मैट्रिक्स दोबारा एस्टिमेट करते, और ये सारा प्रोसीजर हर बार हमें करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये मैट्रिक्स चूंकि ऑलरेडी मुझे पता है, तो इस मैट्रिक्स को मैं, ये बेसिकली ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन है, ये इक्वेशन बेसिकली ये इक्वेशन है, ठीक है। और उसके बाद ये वाली दूसरी जो इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन चूंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है, हमारे पास Q2 है, तो उसमें Q2 के लिहाज से अगर मैं देखूं तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, एक ही एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। ये वाला डेरिवेटिव किसके बराबर हो जाएगा, V2 मल्टीप्लाइड बाई B22, ठीक है। तो ये V2 मल्टीप्लाइड बाई B22 बन जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे फिर B22 को मैं यहाँ से, मेरे ख्याल में गलती हो गई, लिखा नहीं है, तो ये मैं हमारे पास होगा माइनस V2 इंटू B22 इंटू डेल्टा V2। तो डेल्टा V2 इज नथिंग बट यहाँ पे B22 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा V2, हमारे पास ये चीज आ गया। क्योंकि यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, क्योंकि ये एक ही वेरिएबल है, ठीक है। तो B2 को सिंपली एक कांस्टेंट है, दूसरी साइड पे नीचे लाके मैं डिवाइड करूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर Q2 और Q3 भी होता, ठीक है, तो फिर ये एक एलिमेंट नहीं होता, फिर यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखी है, ये फिर 2x2 की मैट्रिक्स होती, कि जो कि इस फॉर्म में फिर हमें लिखते हैं, B डैश डैश जो लिखा, ठीक है। अगर ये एक ही एलिमेंट Q2 के बजाय Q3 भी होता, तो फिर हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स होती, और फिर हमारे पास ये एक B22 बी डैश डैश हमारे पास 2x2 की एक मैट्रिक्स होती, फिर उसका भी हमें इन्वर्स लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हमारे पास चूंकि एक ही Q2 है, तो इसकी वजह से फिर हमें मैट्रिक्स नहीं है, एक ही एलिमेंट हमारे पास आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आगे आगे प्रोसीड करता हूँ। इट्स वेरी सिंपल। अब इस इक्वेशन में बेसिकली मैंने क्या करना है, ये चीज फाइंड करना है। ये चीज कहाँ से आ जाएगी, इट्स वेरी सिंपल, वाई बस हमें पता है, ठीक है, वाई बस हमें पता है। तो B22 बेसिकली क्या चीज है, ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट -52 है B22। ये देखिए ये B11 है, ये बस एडमिटेंस मैट्रिक्स, हमने पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था बस एडमिटेंस मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ये B11 है, B22 है, B33 है, ये इस पावर सिस्टम के लिए। फिर ये हमारे पास B12 है, ये B13 है, B21 है, B31 है, ये B32 है, एंड सो ऑन। ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो ये वाली मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स, इसको J1 है बेसिकली। ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, सिंपली -52, 32, 32 और -62, ये आ गया हमारे पास। B डैश हमारे पास ये आ गया। B डैश का इन्वर्स क्या आ गया, ये आ गया। तो पहले से ही निकाल के रख लें सिंपली इसका इन्वर्स, ठीक है। बिकॉज ये चीज निकालने के लिए इसको दूसरी साइड पे इन्वर्स निकाल के इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे किया उसने। B डैश बेसिकली ये हमारे पास B डैश है, और ये हमारे पास B डैश आ गई, B डैश का इन्वर्स भी ले लिया। और तीसरे एलिमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि दैट इज सिंपली क्या चीज है, ये किसके बराबर है, B2 डैश डैश, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, तो वो B2 डैश डैश के बराबर है। तो B2 हमारे पास ये एलिमेंट है, इसका इमेजिनरी पार्ट, ये बेसिकली सॉरी मैंने इसको B22 का नाम दिया था, B22 नहीं है ये, बेसिकली ये जो एडमिटेंस है इसका इमेजिनरी पार्ट B22, ठीक है। ये इसको ससेप्टेंस कह रहे हैं, ये इमेजिनरी पार्ट B22 है, ये B11 सॉरी, दिस इज B11, this imaginary part is B22, this imaginary part is B33, this imaginary part is B12, this imaginary part is B13, this imaginary part is B23। ये जो इसमें इस मैट्रिक्स में जो B22, B23, B32 और B33 जो हमने डिफाइन किया है, ठीक है। इसी तरीके से जो ये वाला जो है, इसके साथ जो B22 आएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो वो B22 क्या चीज होगा, वो B22 इज बेसिकली -52, ठीक है। तो ये इसके लिए तो बड़ा सिंपल सा हो गया। Q निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, ये डेल्टा V के लिए, डेल्टा V के लिए हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी, डेल्टा V2 के लिए हमारे पास इक्वेशन -Q2 डिवाइड बाई V2, और इसके नीचे डिनोमिनेटर में 52 -52 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेसिकली V2 की इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास।
सो देखें B1 डैश डैश भी इस इक्वेशन में जो B1 डैश डैश है वो भी मुझे पता चल गया। B2 डैश डैश हमारे पास मैट्रिक्स नहीं, एक सिंपल एलिमेंट बन जाता, वो भी हमें पता है। अब हमने बेसिकली क्या चीज निकालना है, डेल्टा P2 निकालना है। तो डेल्टा P2 कहां से आएगा, सिंपली स्केजुअल P2 हमें पता है और दोनों बसेस का, और Q2 हमें पता है। अब इनिशियल और इनकी इक्वेशंस भी, पावर्स की इक्वेशंस भी हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल गेस की मदद से P2 और P3 और Q2 की एस्टिमेट्स निकालेंगे। जो भी इनिशियल गेस आप रखेंगे एस्टिमेट्स निकालेंगे, और स्केजुअल्ड वैल्यूज जो है उनसे इनको एस्टिमेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास डेल्टा पीज आ जाएंगे। सिंपली स्केजुअल्ड वैल्यूज ऑलरेडी हमें पता है, उनके पर यूनिट में लिखेंगे तो हमारे पास ये चीज बन जाएगी। और फिर हमारे पास इनिशियल गेस, ऑफ कोर्स जिस तरह पीछे हम लेते रहे उसी तरीके से इनिशियल गेस हम इन इक्वेशंस में पुट करेंगे। पुट करके हमारे पास P2 की जीरो वैल्यू, P3 की जीरो वैल्यू और Q2 की जो जीरो जो है, जो इनिशियल गेसेस जो हैं उनके बेस पे जो वैल्यूज आ जाएंगी उनसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसा कि यहाँ पे किया है। वहां से फिर ये टर्म्स आ जाएंगी। अब वेरी सिंपल, ये देखें इस मैट्रिक्स को पहले से ही मैंने शुरू में ही कैलकुलेट करके मैंने रख दिया, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली मैंने क्या किया, ये जो वैल्यूज है P2, P3 और Q2, उनको उनके रेस्पेक्टिव बसेस की वोल्टेजेस से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज भी मुझे पता चल गई। जो डिवाइड करने के बाद ये चीज आ गई, उसको बी डैश जो है उसका इन्वर्स जो मैट्रिक्स है, ये वाली जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स, इस मैट्रिक्स के इन्वर्स से हम सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इनके नेक्स्ट एस्टिमेट आ गया। इसी तरीके से V2 हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से Q2 मैं यहाँ से निकालूंगा, Q2 जीरो मेरे पास आ गया। उसको सिंपली मैंने क्या करना है, उसको उस बस की वोल्टेज से डिवाइड करूंगा, और उस बस की जो ससेप्टेंस है उससे मैं डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास डेल्टा V2 आ गया। अब इन वैल्यूज को मैं क्या करूंगा, उनको फिर जो प्रीवियस जो इनिशियल गेस था उसमें ऐड करके नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में कैलकुलेट करूंगा, जो कि हमारे पास ये देखिए, ये हमारे पास इस इटरेशन में जो डेल्टाज की वैल्यूज ये आ गई हैं, उसको इनिशियल गेस में मैं ऐड करूंगा, तो मेरे पास जो नेक्स्ट बेस्ट एस्टिमेट आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बेस्ट एस्टिमेट के बेस पे ये चीज मैं कैलकुलेट करूंगा, ये P2, P3 और Q2 करूंगा, उसको फिर स्केजुअल्ड वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो फिर मेरे पास ये चीज आ जाएगा। ठीक है, उसको फिर उनके रिस्पेक्टिव बस वोल्टेज से मैं डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये वाला वेक्टर मेरे पास आ जाएगा। उसको सिंपली ये जो इनवर्स है पहले ही हमने कैलकुलेट करके रखा, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो नेक्स्ट बेस्ट एस्टिमेट आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट बेस्ट एस्टिमेट इसका आएगा। तो इस प्रोसेस को आई विल जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग। तो अल्टीमेटली कोई 14 इटरेशंस के बाद फिर ये कन्वर्ज हो जाएगा अपने एक्चुअल सॉल्यूशन पे। गॉस न्यूटन रॉप्सन मेथड पर ये तकरीबन कोई 3 इटरेशंस पे जाके कन्वर्ज हुआ था, लेकिन ये कोई 14 इटरेशंस के बाद कन्वर्ज हो जाएगा। लेकिन सिंप्लीफिकेशन देखें, बार बार हमें यहाँ पे ये सारी जो वैल्यूज हैं, डेरिवेटिव्स हैं, इनको बार बार हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। और ये वाली मैट्रिक्स, उसमें गॉस न्यूटन रॉप्सन में ये वाली वैल्यूज भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ती थी। ठीक है, तो तकरीबन आप समझ लें कि ये वैल्यूज भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं है। कंप्यूटेशनली ये सारी टर्म्स जब आप निकाल देंगे तो इट बिकम्स वेरी सिंपल। और उसके बाद फिर हमने देखा कि ये मैट्रिक्स जो है ये कांस्टेंट मैट्रिक्स बन जाते, इसके सारे एलिमेंट्स कांस्टेंट बन जाते, जो अप्रॉक्सीमेशंस हमने की हैं ये वाले सारे एलिमेंट्स कांस्टेंट बन जाते। तो इसका मतलब ये होता है हुआ कि इनको बार बार एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है शुरू में। और ये हमने देखा कि दे आर द ससेप्टेंस, बस एडमिटेंस मैट्रिक्स के कुछ एलिमेंट्स हैं, उनका जो इमेजिनरी पार्ट है बेसिकली ये वाले एलिमेंट्स। ठीक है, तो सिंपली शुरू में ही इनके हम क्या निकालते हैं, उनका हम इन्वर्स निकालते हैं, और उसके बाद अपने पास रखते हैं। तो हर इटरेशन में उसी इन्वर्स को इस्तेमाल करते हैं। बार बार ये जो एलिमेंट्स हैं उनको दोबारा एस्टिमेट करने की जरूरत पेश नहीं आती है। सो द थिंग्स आर वेरी वेरी सिंपल। और फिर इसकी मदद से हम जब करते हैं तो हमारे पास कंप्यूटेशनली वेरी फास्ट नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ जाती हैं ऑल्दो, लेकिन ओवरऑल चूंकि कंप्यूटेशंस बहुत कम करनी पड़ती हैं। ठीक है, इन्वर्स इज वेरी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव एक प्रोसीजर है। ठीक है, तो वो फिर वो सारे काम एक शुरू में आप करते हैं, और उसके बाद फिर आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसकी वजह से फिर आपका जो सोल्यूशन है वो बहुत फास्ट हो जाता है बेसिकली। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। एनी क्वेश्चन प्लीज?
नो सर। So today we have लास्ट लेक्चर था हमारा इस और इसमें प्रॉब्लम्स मैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करूंगा तो वो एज आपने असाइनमेंट के तौर पे करते हैं एंड आई हैव रिक्वेस्टेड साथ मुस्तफ़ा थ्रू आपकी जो नई लैब है वो कोई कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम टाइप की कोई काफ़ी सारी 8 9 10 बसेस के बेस पे अभी तक हम जो प्रॉब्लम्स करते रहे हैं 2000 सिंपली कोई 2-3 बसेस और के बेस पे था तो उसको थोड़ा सा मैंने उनसे कहा कि कोई कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम टाइप की कोई लैब सेशन जो है ना एज एन असाइनमेंट लैब सेशन के तौर पे दे दें वो कर लें और मेट लैब पे सॉल्यूशंस और दूसरी जो चीज़ें वो फिर आपको डिटेल में आप लोगों को बता देंगे। ठीक है सर आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी 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 सर ये काइंडली बुक की जो एंड वाली प्रॉब्लम्स है ना वो एज एन असाइनमेंट आप हमें ना दें क्योंकि ऑलरेडी हमारे पर बहुत ज़्यादा लोड है। सीपी की तो खैर है, ये तो चलिए लैब का हिस्सा होगी ना। ये बाकी आप असाइनमेंट सब ना दें क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा लोड होने वाला है हम पर, हमारी लैब्स होंगी और फिर सीपीज भी हमारी हैं तो मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। चले इसमें से 2-3 प्रॉब्लम्स मैं निकाल के देता हूँ एक मतलब आप लोग करेंगे तो ही समझ आ जाएगी ना वो तो दो करना तीन है की ना खैर है। ठीक है, लेकिन ना 2-3 की खैर है सर, ये 2-3 की चैप्टर खैर। पढ़ा है तो क्या आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे नहीं क्या इसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे हाँ वो तो करेंगे सर, जाहिर सी बात है। बस 2-3 कर लें असाइनमेंट फिर वो वरना बर्डन बन जाता है। हाँ वो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में दे दूंगा वो फिर आप लोग कर लें ठीक है ठीक है सर। और सर इसके बाद अगला लेक्चर हमारा किस चैप्टर का होगा? ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है चैप्टर में फिर आप लोगों को कल बता देता हूँ ठीक है ना अच्छा, और ये सर अगली जो हमारी नेक्स्ट वीक से हमारी क्लासेस शुरू होंगी ना, तो ये लाइव आप लेंगे या ऑनलाइन लेंगे? अगर क्लास में हो जाए तो बहुत अच्छा है सर मैं भी क्लास में मैं चाहता हूँ तो हमारा ऑनलाइन 11:30 पे ना। ऑनलाइन में आई वांट टू मैं एक एक चीज हमेशा मेरी क्लास में कोशिश होती है एक एक चीज को मैं समझाऊं तो बोर्ड में समझाना बड़ा आसान होता है यहाँ पे भी आई फील वेरी मच जिसको डिस्प्रेशन नहीं कहते डेस्परेट हो जाता हूँ कि मैं कैसे आप लोगों को जो है सर समझाऊं हम तो भी फिर चाहते हैं कि लाइव अगर हो ना, हमारे पास टाइम एक स्लॉट अवेलेबल होगी 11:30 की ट्यूटोरियल स्लॉट, वो हम आपके लिए रख सकते हैं। मेरी तो ख्वाहिश होगी कि मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ाऊँ ठीक है सर, फिर नेक्स्ट वीक से हम ये 11:30 पे लाइव क्लास कर लें आई 101 या I-102 में। जबरदस्त हो जाएगा आप पीर को तो आप ना करें पीर को वजह ये है चले आप लोग आ जाए ना फिर आपस में बैठ के टाइम जी टेबल सर सेट आएंगे करते तो हैं फिर हम बात कर लेंगे। हम बस चाहते हैं कि बाकी के सेशंस हमारे लाइव हों तो बस उसी वक्त हम तैयार भी कर लें। ठीक है पीर के रोज वो इंजीनियरिंग काउंसिल का विजिट है ना मैकेनिकल का तो एज ए कंट्रोलर मुझे आई हैव टू बी विद द पीपल फ्रॉम इंजीनियरिंग काउंसिल ठीक है सर, हम ट्यूसडे को कर लेंगे, वो मसला नहीं है। चले जबरदस्त तो बाकी ये चैप्टर कैसा लगा आप लोगों को बहुत मज़ेदार है सर। अच्छा एहतशाम यस सर। जी बेटा आपको कैसा लगा सर ये कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं हमने ECM में और उसको अप्लाई करना है पावर में, तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अच्छा जबरदस्त सभी आपको कुछ समझ आ गई बेटा हेलो वलीद जी सर। जी बेटा कैसा लगा सर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे तो शाम ने बताया कि ECM के भी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं और हर पावर का सिरेमिक्स है, तो आगे जो सर क्वेश्चन जब हम करेंगे तब प्रैक्टिस होगी तब ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा, लेकिन अभी तक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा चले जबरदस्त क्योंकि आप लोगों के आगे प्रोजेक्ट्स और उस तरह की जो चीज़ें भी होंगी ना वो भी तकरीबन इन्हीं पावर फ्लो स्टडीज़ और इन्हीं चीज़ों पे जो बहुत सारा बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है इसको आप लोग इस तरीके से ना ले लें इसको कोशिश करें कि अच्छे तरीके से समझें क्योंकि आपका पावर सिस्टम प्रोटेक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी चीज़ें हैं पावर आगे आप पढ़ेंगे स्टेबिलिटी एंड वो सारी चीज़ें उसके बेसिक कंसेप्ट बेसिकली यही से चल रहे होते हैं ठीक है इसको अच्छे तरीके से करें अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह आगे हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे तो भी आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा सर वो मैंने आपको MCQs का कहा था कि ओपन कर दें, आपने ओपन नहीं किए। अच्छा जी काइंडली ओपन कर दें। अगर ना करो सर तो क्या मिड टर्म्स का हो सर वो हमें मतलब मैंने देखना है मैंने गलत कौन से किए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही थी।
अच्छा 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 अच्छा, तो आप जरा सॉल्यूशंस भेजिए, मैं देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। सर इस तरह कर लेते हैं, मैं यूनिवर्सिटी आऊँगा ना, आप बस मुझे मेरे गलत वाले दिखा दीजिएगा, मैं सिर्फ वो देखना ठीक चाहता है हूँ। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, है। मैं आऊँगा एमसीक्यू आपका। जरा जरा मैं चाहता हूँ ना कि ये चीजें अगली मर्तबा अगर खुदा न खास्ता इस तरह का हो जाए तो थोड़ा सा अच्छा होता, बैंक थोड़ा सा बन जाए अपना। जी बस सर वो मसला नहीं है, मैं आपके पास आऊँगा और सिर्फ गलत वाले अपने देख लूँगा। ठीक है ऑफिस में आना है ठीक आपके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। सर ओके ठीक। जी बेटा, सर मिड टर्म्स का रिजल्ट कब अवेलेबल होगा? आप मिड टर्म का इंशाल्लाह कर लेते हैं, जल्दी कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है सर। आप तो आ जाएं बस। ठीक है, असल में इतने सारे